28 अगस्त 2026 ये एक चांद ग्रहण सिर्फ एक धुंधला चांद ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार आसमान में एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन भी बन रही है जहां एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ अथॉरिटी। एक तरफ कलेक्टिव पावर होगी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पावर होगी। और बीच में वो सवाल खड़ा है जो अगले चंद महीनों में बहुत से मुल्कों, इंस्टीट्यूशंस और लोगों की डायरेक्शन को बदल सकता है। आखिर ताकत जा किस तरफ रही है? आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये वीडियो चांद ग्रहण पर है और इसका असर अगले 6 महीने तक होगा, 28 अगस्त से ऑनवर्ड्स। और चांद ग्रहण किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए आता है, यानी आपकी ज़िंदगी के किसी भी, आप ये कह लीजिए, एरिया को ट्रिगर करने आता है जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन वहाँ पे बैठी होती है। तो अगर आप लोग स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5:18 पर, यानी इंडिया टाइम के हिसाब से 5:48 पर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9:18 पर अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और चांद ग्रहण इस वक्त लग रहा है एक्वेरियस मून साइन में, जहां पे मून 8 डिग्री पर होगा और मूव करते करते 10 डिग्री तक पहुंचेगा। और एक्वेरियस में ही राहु बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। यह मैंने आपको अभी लास्ट सीरीज में, राहु की सीरीज में बताया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हम सेवंथ एस्पेक्ट से देखें तो सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट 10 डिग्री पर लियो में बैठा हुआ है और उसके साथ केतु 6 डिग्री पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरकरी भी इस चांद ग्रहण का हिस्सा है और मरकरी लियो में ही सन के साथ 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा। यानी कि ये कोई लूज प्लानिटरी अरेंजमेंट नहीं होगी। राहु, मून, सन, केतु के दरमियान एक बहुत पावरफुल इक्लिप्स होगा, टाइट इक्लिप्स होगा और मरकरी भी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद होगा। अब अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो 26 फरवरी 2026 की वीडियो आप उठा के देखें चांद ग्रहण की। उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आईं। तो अब असल कहानी यहाँ पे इस चांद ग्रहण पर यह शुरू होती है कि एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, मासेस हैं, सोशल मूवमेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा होता है। आप जितने भी एक नई डेवलपमेंट देखेंगे, इजादात देखेंगे, वो एक्वेरियस से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लियो जो है वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, रिकग्निशन है और सेंट्रलाइज्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो ग्रहण है सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस की बात नहीं करता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के दरमियान टेंशन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में फ्रिक्शंस पैदा करता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए पावर एक्सरसाइज करने की कहानी भी बताता है। मून के साथ राहु होने की वजह से कलेक्टिव इमोशंस जो हैं वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आते हैं। जो इशू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सिर्फ न्यूज़ आइटम होता है, वो पब्लिक रिएक्शन का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिटीज़ हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, किसी भी नैरेटिव को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जा सकता है। और अब सामने लियो है और सन के साथ केतु बैठा है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश लीडरशिप, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चीज़ें कोलैप्स भी होंगी। मरकरी अगर हम देखें यहाँ पे तो सन के बिल्कुल करीब है, इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो खुद एक मेजर बैटलफील्ड बन जाएगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो, मीडिया नैरेटिव्स हों, लीक्स हों, डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई हो, डिजिटल रेगुलेशंस हों और इंफॉर्मेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, अगले 6 महीनों में। इस पीरियड में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि क्या हुआ, ये भी मैटर करेगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया और किस नैरेटिव को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस ग्रहण की एक सबसे गहरी लेयर अभी भी बाकी है। एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव चेंजेस के नीचे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है और अगर वो स्ट्रक्चर्स झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं तो वो अब टूट जाएंगे। और अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो कई गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी और इसका प्रेशर, पब्लिक रिस्पांस बहुत गंदा देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर ऑलरेडी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए प्रेशर और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो कैंसर में बैठा है और सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मैं आपको पिछली 2-3 सीरीज से बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो कुछ रिव्यू होगा वो सिर्फ ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नई डायरेक्शंस को और पोटेंशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए इस चांद ग्रहण में सिर्फ नेगेटिव मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स होगा, टूटेगा, ख़त्म होगा, नया सिस्टम बनेगा। और सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि
हाई प्रेशर ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे। कुछ जगह पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूटेंगे, कुछ जगह अथॉरिटी चैलेंजेस होंगी, कुछ जगह पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह ऐसे प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स आएंगे, नया स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रहण की जो कहानी है कि सिर्फ 28 अगस्त तक की रात तक नहीं होगी, ये आगे पूरी थीम कंटिन्यू होगी 6 महीने तक, जो हम एक सिंगल इवेंट समझ रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल इवेंट नहीं है। इसलिए हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले जो 6 महीने होंगे रफली, इसमें एक्यूरियस और लियो का जो एक्सेस है, ये आपके जो करियर है, अथॉरिटी है, पब्लिक इमेज है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, कलेक्टिव मूवमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करता है। सब साइंस पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो एक जैसा नहीं होगा। टॉरस के लिए ये सीधा 10th और 4th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट करेगा, करियर और घर के दरमियान एक नया चैप्टर। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए 1st और 7th हाउस का चैप्टर एक्टिवेट करेगा। सैटर्न इनके 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपके किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, कौन साढ़े साथी में, कौन ढैया पर है, किसके लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी हर मून साइन की कहानी अलग होगी, कहीं करियर बदलेगा, कहीं रिलेशनशिप्स बदलेंगे, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, सॉरी, कहीं पब्लिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, कहीं इंसान को पहले अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, फिर नई डायरेक्शंस नज़र आएंगी। तो इस वीडियो में हम किसी भी मून साइन को सिर्फ जेनेरिक हॉरोस्कोप के तौर पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मून किस हाउस में ग्रहण लगा रहा है, राहु क्या डिज़ायर कर रहा है, किस तरफ एम्पलीफाई कर रहा है, सन केतु की जो ऑपोजिशन है किस तरफ लेकर जा रही है, डिटैचमेंट किस तरफ हो रही है, रीडिफाइन किस तरफ कर रहा है, मरकरी किस तरह डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेट्रोग्रेड सैटर्न और एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, करियर डायरेक्शंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की या फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक मसले को कुंडली के मुताबिक समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिए 50% ऑफ है अपॉइंटमेंट्स पर और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि इस इक्लिप्स में क्या होगा, इस ग्रहण में क्या होगा, असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या बदलने जा रहा है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस जगह जाएगी। अब देखते हैं कि 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है आपके मून साइन के लिए क्या चैप्टर खोल रहा है। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों के लिए। तो 28 अगस्त को जैसे आपको पता है कि चांद ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग आपकी कुंडली के 5th हाउस में रहा है। इसलिए अगले जो 6 महीने हैं वो आपकी ज़िंदगी में कैसे एक्टिवेट होते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी, रोमांस, बच्चे, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलिजेंस और फ्यूचर प्लानिंग को लेके एक्टिवेट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है। लेकिन यहाँ एक्लिप्स सिर्फ किसी एक इवेंट का सिग्नल नहीं देता, यहाँ आपके अंदर एक गहरा सवाल भी पैदा हो जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आखिर क्रिएट करना क्या चाहते हैं। जो चीज़ आप पहले सिर्फ शौक समझते थे वो अब सीरियस प्रोजेक्ट्स, बिजनेस या करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बन जाती हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, कंटेंट क्रिएशंस में हैं, डिज़ाइन में हैं, मीडिया, राइटिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेसेस में हैं, तो ये पीरियड आपको अपने टैलेंट को ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रीट करने पर मजबूर करेगा। हो सकता है कि कोई पुराना आइडिया दोबारा सामने आए, कोई प्रोजेक्ट जो रुक गया था दोबारा स्टार्ट हो, या आपको सडनली समझ आए कि जिस स्किल्स को आप कैजुअली यूज़ कर रहे थे उसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। टैलेंट के साथ डायरेक्शन इस इक्लिप्स का, इस ग्रहण का की फैक्टर है। 5th हाउस जो है वो रोमांस का भी है, इसलिए रिलेशनशिप्स में इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आती है। सिंगल लिब्रा नेटिव्स के लिए किसी पर्सन की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होती हुई नज़र आती है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, एजुकेशन, क्रिएटिव सर्कल या म्यूचुअल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। लेकिन इक्लिप्स का जो आसपास के जो टाइम होगा, जो फीलिंग को बहुत पावरफुल बना देगा, उसे फ़ौरन परमानेंट सच समझना ज़रूरी नहीं है। किसी इंसान की केमिस्ट्री, उसकी लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी दो अलग चीज़ें होती हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी फ्यूचर प्लानिंग, बच्चे, कमिटमेंट या शेयर्ड गोल जो हैं उन पर सीरियस कन्वर्जेशंस देखने को मिलती हैं। बच्चों के हवाले से पेरेंट्स के लिए पीरियड जो है बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। उनकी एजुकेशन है, स्कूल है, करियर डायरेक्शन है या किसी टैलेंट को डेवलप करने का फ़ैसला आ सकता है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन और बच्चों की एक्चुअल पर्सनैलिटी के दरमियान बैलेंस बनाना होगा। उन्हें अपने अनफिनिश्ड ड्रीम्स का एक्सटेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उनको समझना आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, लेकिन ये बहुत पावरफुल लाइन है। देखें, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली, हम लोगों ने जो करना था कर लिया। अगला दौर जो है वो बहुत अलग है, उसको
अलग तरीके से जीना है तो अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करें, अपने हिसाब से ट्रेन ना करें। और इस इक्लिप्स का जो ऑपोजिट हाउस है वो 11th हाउस है जो एक्टिवेट होता है। इसलिए पर्सनल क्रिएटिविटी और लॉन्ग टर्म जो एम्बिशंस हैं इनके दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। जो चीज़ आप क्रिएट करेंगे उसका फ्यूचर मुनाफा, ऑडियंस, प्रोफेशनल नेटवर्क से रिलेशन बन जाता है। कंटेंट क्रिएटर के लिए ऑडियंस ग्रोथ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कस्टमर बेस, टीचर के लिए स्टूडेंट या ऑनलाइन कम्युनिटी, और आर्टिस्ट के लिए रिकग्निशन, ये सब फिफ्थ और 11th हाउस के एक्सेस से प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। लेकिन क्वांटिटी से ज़्यादा राइट ऑडियंस इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोगों की कुंडली के 6th हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न है और यहाँ से इक्लिप्स की जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेक मिल जाता है। आप जो भी नया प्रोजेक्ट और बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको डेली रूटीन, सर्विस, कंपटीशन या कंसिस्टेंट वर्क के साथ सस्टेन करना होगा, वरना वो चीज़ सस्टेन नहीं होगी। सिर्फ आइडिया एक्साइटिंग हो और एग्जीक्यूशन वीक हो तो इक्लिप्स जो है इसकी इनिशियल जो इंस्पायरेशन होती है कुछ महीनों में फेड हो जाती है। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो वही आइडिया लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल में कन्वर्ट हो जाता है या लॉन्ग टर्म प्रोफेशन बन जाता है। तो ये चीज़ समझिएगा कि इक्लिप्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने इसमें अपनी जो आपका ग्राउंड वर्क है आप लोगों ने उसको बहुत मजबूत कर लिया है, सिस्टम बना लिया है, तो ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। सैटर्न की तीसरी नज़र को देखें। अब सैटर्न की नज़र हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सैटर्न के घर में इक्लिप्स लग रहा है। अब सैटर्न की तीसरी नज़र को देखें तो सैटर्न रेट्रोग्रेड भी है और सैटर्न यहाँ पे बहुत पावरफुल हो चुका है। जुपिटर का उसको ये कह लीजिए कि 9th एस्पेक्ट से उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो थर्ड एस्पेक्ट उसकी 8th हाउस पर पड़ती है जो कि षडाष्टक दोष एक्टिवेट कर देती है। इसलिए मैंने आपको 2025 मार्च 29 आई गेस, इस डेट पर मैंने सैटर्न की सीरीज़ बनाई थी कि सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। और मैंने आप लोगों को ख़ास तौर पे बोला था कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे षडाष्टक दोष जैसे एक्टिव हो जाता है वो चीज़ एक्टिव हो गई है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स, शेयर रिसोर्सेज और हिडन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी क्रिएटिव या बिजनेस डिसीजंस के साथ जुड़ जाती हैं। अगर आप किसी स्टार्टअप, क्रिएटिव बिजनेस या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा एकदम से जा भी सकता है हाथ से। आइडिया बहुत अच्छा है और बिजनेस फाइनेंशियली वाइबल है, ये दोनों बातें आपस में एक नहीं हैं, इनको अलग अलग समझिएगा। सैटर्न की जो 7वीं नज़र है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जिसकी वजह से फॉरेन मार्केट्स आपके लिए खुल जाती हैं, रिमोट वर्क खुल जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्रैवल और बिहाइंड द सीन प्रेपरेशंस भी एक्टिवेट हो जाती हैं। आप में से कई लोग अपनी क्रिएटिविटी को इंटरनेशनल ऑडियंस तक लेकर जा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ लोग खामोशी से किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और बाद में पब्लिक लॉन्च होगा, लेकिन साथ ही एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे आप लोगों के, स्पेशली एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, बिजनेस सेटअप के हवाले से पैसा खर्च होगा और आपकी सेहत पर भी खर्च होगा। सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो 3rd हाउस पर पड़ती है और यहाँ कम्युनिकेशन और स्किल्स डेवलप का रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपकी जो क्रिएटिव सक्सेस का कनेक्शन है वो राइटिंग, मार्केटिंग, स्पीकिंग, सोशल मीडिया, सेल्स और डेली कंटेंट आउटपुट से बनता है। अगर आपको एक क्रिएटिव करियर चाहिए तो इंस्पायरेशन का इंतज़ार करना काफ़ी नहीं होगा। कंसिस्टेंट आउटपुट आपका एक्चुअल कम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा। फाइनेंशियली ये पीरियड स्पेकुलेटिव एक्साइटमेंट और लॉन्ग टर्म क्रिएशन के बीच डिफरेंस समझा सकता है आप लोगों को। 5th हाउस में जो ग्रहण लग रहा है इसकी वजह से हाई रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्टिव लग सकती हैं आप लोगों को, लेकिन हर प्रॉमिसिंग जो आइडिया है वो प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा आप लोगों के लिए। ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हों या क्विक रिटर्न स्कीम्स में आप एक्स्ट्रा एहतियात से आगे बढ़िएगा। आप लोग फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसीज़ या जितनी भी ट्रेडिंग्स हैं, फॉरेक्स है या कुछ भी आप लोग इन्वेस्ट करके बैठें तो यहाँ पे बहुत एहतियात कीजिएगा। आपका बेस्ट फाइनेंशियल यूज़ ये हो सकता है कि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली स्किल्स, बिजनेस सिस्टम या प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करें। अब करियर के हवाले से देखूं तो हो सकता है कि आपको एक साइड प्रोजेक्ट को प्रॉपर प्रोफेशन बनाने का थॉट्स आना शुरू हो जाएं। कुछ लोग जो हैं वो करंट जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग को सीरियस लेंगे और कुछ अपनी क्रिएटिव आइडेंटिटी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेना शुरू करेंगे। आपको शायद ये समझ आए कि आपका असली करियर वो नहीं है जो आपने सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए चूज़ किया था, बल्कि वो भी है जो आपके टैलेंट और वैल्यूज़ को जेन्युइनली रिप्रेजेंट करे। इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर ये थॉट्स भी आएंगे और आप शिफ्ट भी करेंगे। रिलेशनशिप में जो है एक और सटल थीम आ जाती है कि फ्यूचर कंपैटिबिलिटी का। अट्रैक्शन के साथ ये भी देखना होगा कि क्या दोनों लोग एक दूसरे के जो फ्यूचर विजन्स हैं उसमें फिट होते भी हैं। बच्चे हो गए, करियर हो गए, सिटी हो गई, फाइनेंसेस हो गए, लाइफस्टाइल हो गए, इन पर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो अब वो ज़्यादा विजिबल होंगे। लेकिन ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव भी नहीं है। क्लियर डिफरेंसेस को अर्ली स्टेज पर समझ लेना फ्यूचर में अननेसेसरी पेन से बचाता है।
हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो क्रिएटिव एक्साइटमेंट के साथ मेंटल ओवर सिमुलेशंस भी आ सकती हैं। बहुत सारे आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स और सोशल जो कमिटमेंट्स हैं एक साथ आ सकते हैं। इसलिए रेस्ट और रूटीन को इग्नोर करना प्रोडक्टिव नहीं होगा। आपको एक वक्त में सब कुछ अचीव करने के बजाय प्रायोरिटी बेस्ड एग्जीक्यूशंस करनी होंगी। अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा। आपको मैदे से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं जो आपके हॉस्पिटल जाने का बायस बन सकते हैं। यहाँ पे बहुत ख्याल रखिएगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ आपकी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि अगले 6 महीने जो हैं वो आपके लिए एक आइडिया, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन रिलेटेड डिसीजन या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके फ्यूचर डायरेक्शन पर अनयूजुअल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होंगे, कुछ नए आइडियाज़ पैदा होंगे और कुछ लोग आपके फ्यूचर नेटवर्क्स का परमानेंट हिस्सा बनेंगे। तो अगले 6 महीने आपने किस डायरेक्शन में जाना है ये आपने खुद सोचना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।